आज का हम लोगों का विषय रहेगा पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था। अब होता है कि हम लोग के सिलेबस का चीज़ है ये, ठीक है। तो सिलेबस में पॉलिटी आता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या है, पॉलिटी में आज हम जनरल अवेयरनेस का बात करेंगे। पहले कोई भी हम पॉलिटी का बुक पढ़ाएं उससे पहले कुछ जानकारी जो जनरल होता है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना हम आज का मतलब कि एक जनरल क्लास ले रहे हैं। उसके बाद जो है ना सिलेबस पे आया जाएगा, ठीक है। तो समझिए पॉलिटी होता है क्या है। तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं देश के बारे में, ठीक है। देश कैसे चलता है या गवर्नमेंट कैसे काम करता है, न्याय व्यवस्था क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। हम लोगों का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स क्या है या ड्यूटी क्या है। कई लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि और हम इसको परफॉर्म भी करते हैं अपना, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको राइट्स दिया है ना, हम उस राइट्स को बाईपास भी कर देते हैं, मगर जो ड्यूटीज़ है वो ड्यूटीज़ पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो संविधान जो है ना हम लोगों का, तो उस संविधान का ये ड्यूटी आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं होता है, या किसी पे भी नहीं है मैंडेटरी, ना मेरे पे है ना आप पे, किसी पे नहीं है। लेकिन राइट्स मैंडेटरी है। आप राइट्स के लिए कोई भी न्यायपालिका में जा सकते हैं और अपना राइट्स मांग सकते हैं, अब वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन हम राइट्स से ज़्यादा ड्यूटीज़ पे फोकस करते हैं कि भैया मेरा ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। तो हम ड्यूटी को मानते हैं। तो बहुत लोगों को जो है ना ये दिक्कत होता है स्टार्टिंग पीरियड में पॉलिटी समझने में, कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है या एमएलएमपी क्या होता है, एक्ट क्या होता है, संशोधन या जो भी कुछ होता है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर ये राज्यपाल या फिर कोई भी ऐसा संशोधन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उन लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। तो मेरा ये जनरल क्लास रहेगा जिसमें जो है ना इस सब का डॉट क्लियर हो जाएगा और समझ जाइएगा, बुझ जाइएगा। उसके बाद हम लोग जो है ना सीधा सिलेबस के किताब पे आएंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया एक्ट काय के लिए यहाँ आया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, फिर कैसे करके हम लोगों को जो है ये टेकल कर गया और पावर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद जो है देश के साथ क्या किया नहीं किया तो जग जाहिर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो फ्रीडम लिए उन लोगों को भगा करके फिर हम लोग अपने देश को कैसे चला रहे हैं, या क्या क्लॉज है देश चलने का, या हम लोग अपने मतलब कि जो भी प्रक्रिया है उसको समझेंगे, बूझेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास रहेगा अवेयरनेस। तो हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं आज, ठीक है। देखिए भारत जो है ना केवल एक देश नहीं है। भारत जो है ना मानवता का पालना रह चुका है, जिसमें बच्चा पलाता है। मानव का पालना रह चुका है और सभ्यता की जननी भी भारत रह चुका है। और हम इसलिए केवल, आप कहेगा लोग कि भारत की प्रशंसा कर रहा है कि भारत का नागरिक है। हम केवल भारत के पुत्र हैं इसलिए भारत का प्रशंसा नहीं कर रहे, वो तो एक कारण है ही है। लेकिन भारत की अपनी खूबी है, विशेषता है भारत माता का। तो आखिर है क्या। भारत जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, पहले तो जब पाषाण काल था या सिविलाइज हो रहा था लोग, तो उस समय में जो है ना काफ़ी कुछ हम लोग जो है ना अपना वैल्यू डेवलप किए और उसको दुनिया में प्रसार किए, ठीक है। भारत इतने बड़े इतिहास में जब से पृथ्वी बना है तब से लेकर के अब तक का इतिहास है कि कभी भी एक्शन फॉर्म में नहीं आया है, हमेशा डिफेंड फॉर्म में रहा है। मतलब कि किसी भी देश पे हमला हम लोग फालतू का नहीं किए, बचाव किए हैं। अगर हमला हम लोग पे किया है या कोई घुसा है या हम लोग के साथ में कोई गलत व्यवहार किया है कोई अलग कंट्री या कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, तो जा कर के हम लोग उस पर जो है ना एक्शन लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के पास जा कर के या किसी के देश के राइट्स को हनन किए हैं या उसको दबाए हैं या उसका मतलब कि कुछ उसके साथ गलत किए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भारत का जो है ना विशेषता है, ये सब कुछ है, ठीक है। और दुनिया को जो गणतंत्र है भारत ही सिखाया था प्राचीन समय में। मॉडर्नाइज फॉर्म में भले ही यूके लाया हो, लेकिन जो है प्राचीन समय से भारत ही कर रहा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप था। लोग जहाँ पर बुखार से पीड़ित हो जाता था तो उस समय में भारत में जो है हार्ट सर्जरी हो रहा था, ठीक है। ये हम लोग के पुराण में भी दर्ज है और कई ऐसा चाणक्य की किताब सब भी है जिसमें इस बात का मेंशन किया गया, ठीक है। बहुत ऐसा है। फिर हम लोग वेद के ज़रिए भी दुनिया को दिखाएं। यहाँ महावीर, गौतम बुद्ध ऐसे स्वामी रहे हैं जो कि भारत को
के साथ साथ दुनिया को भी मार्गदर्शन दिखाएँ, ठीक है। तो ये हम लोगों के देश की विशेषता है भारत माता का, ठीक है। तो अब किसी भी देश को चलाने के लिए है ना, गुणगान कितना भी कीजिएगा तो कम पड़ जाएगा, जीवन ही कम पड़ जाएगा भारत का गुणगान करने में। तो वो तो लगा ही रहेगा, ठीक है। और करना भी चाहिए लोगों को। हम लोगों को थोड़ा एग्ज़ाम भी फ़ोकस करना है, तो उस पे हम लोग आते हैं एग्ज़ाम पे क्या है। तो किसी भी देश का जो व्यवस्था होता है ना, या कोई भी देश होता है ना, उसके काम को उसके अपने पर्सनल काम को परफ़ॉर्म करने के लिए कई तरीके का जो है ना टूल्स लगता है, कई तरीके का व्यवस्था सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो वैसा ही भारत को भी अपने काम को या भारत देश को चलाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है। इसमें से जो है ना, भारत 4 व्यवस्था से जो है ना अपने आप को रेगुलेट करता रहता है। तो चारों व्यवस्था है क्या? पहला व्यवस्था हो गया आपको कि न्याय व्यवस्था है, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था में होता है क्या कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, एक एक ऐसा नोटबुक जिसमें देश को चलाने के लिए या देश के बारे में जो भी नीड है, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो नियम कानून लिखा गया ना, वो नियम कानून जिस नोटबुक में लिखा गया उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। वही है हम लोगों का। तो संविधान से ही देश चलता है, ठीक है। नहीं तो कोई कुछ कहेगा कि ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 2-3 साल से लग गया था हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो उसमें सारे बातों को मेंशन किया गया था, उस हिसाब से देश चलता है। उसी में हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि न्याय व्यवस्था क्या होगा, गवर्नमेंट क्या होगा, लेजिस्लेचर क्या होगा, फिर मीडिया का क्या उसका रहेगा, मतलब कि काम रहेगा, या उसका क्या हद रहेगा, वो सारी चीज़ को डिटरमाइन किया गया, बताया गया उसमें, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि न्याय व्यवस्था में है क्या। तो न्याय व्यवस्था में होता है कि भारत के संविधान को या भारत को चलाने के लिए जो नियम कानून का एक ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, पावन ग्रंथ, उस ग्रंथ को प्रोटेक्ट करने का, उस ग्रंथ को बचा करके रखने का ज़िम्मेवारी जो है ना, ये इस पे है, न्यायपालिका पे है, ठीक है। और न्यायपालिका के हेड में होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसके पास में ज़िम्मेवारी है कि हम लोगों के नियम कानून के ग्रंथ को फटने न दे, फाटने न दे, और इसी के हिसाब से सभी लोग काम करें देश में, इस बात की ज़िम्मेवारी जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट पे होता है, ठीक है। अब मसला क्या है कि न्याय व्यवस्था जो है ना, उसमें लोग कोई चुन करके नहीं जाता है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं या जिन लोगों पे इतना भारी ज़िम्मेवारी दिया गया है, वो लोग कहीं से चुन करके नहीं आते हैं, ठीक है। वो हम ही और लोगों की तरह जो है एडवोकेट का डिग्री लेकर के पहले न्याय व्यवस्था में शामिल होते हैं, बाई एक मतलब कि से सिपाही की तरह शामिल होते हैं। फिर जा कर के धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं और प्रमोशन पाते-पाते जो है फिर सेनापति बनते हैं, ठीक है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के सीजेआई बनते हैं हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब इसको तो जब डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, तो फिर इतना बड़ा ज़िम्मेवारी ये जो निभा रहे हैं, तो इसमें लोग जाता कैसे है? तो उसमें लोग जाता है कॉलेजियम माध्यम से, ठीक है। कॉलेजियम माध्यम से जो होता है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 अन्य न्यायाधीश, मतलब कि जो सीनियर होते हैं, और एक सीजेआई सर, ये सब मिल कर के जो है एक मीटिंग करते हैं, मतलब कि एक ग्रुपिंग है। उस ग्रुपिंग को ही जो है ना कहा गया कॉलेजियम। इसी ग्रुपिंग के पास ये पावर है कि वो जज को अपॉइंट कर सकता है, या जज का ट्रांसफ़र कर सकता है, या न्याय व्यवस्था में जो भी भारी ज़िम्मेवारी लेना होगा, मतलब कि काम करना होगा, तो वो सभी ये लोग ही करते हैं। उसमें कोई मतलब कि क्या बोलते हैं, लॉ मिनिस्टर नहीं आता है, और ना ही अन्य कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है। वो सारा डिसीजन जो है ना वही लोग लेते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ये बताता है आर्टिकल 124 कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके सारा व्यवस्था करने का जो है ना, उसका नियुक्ति का जिम्मेवारी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। तो वो अपॉइंट करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट कोई चुन करके नहीं जाता है, जैसे कि हमारे मतलब कि इसमें एग्जीक्यूटिव में जाता है ना चुन करके पार्लियामेंट में, वैसा इसमें चुन करके नहीं जाता है। तो ये हो गया न्याय व्यवस्था का बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि न्याय व्यवस्था के नीचे आता है हम लोगों का लेजिस्लेचर, या जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। तो लेजिस्लेचर का क्या फंक्शनिंग है यहाँ हम लोगों के भारत में, कि संघीय व्यवस्था है। मतलब कि पूरे देश, हम लोग का जो देश है ना भारत, वो हम लोग का देश ये है,
इसको बोला जाता है यूनियन कहा जाता है, फेडरल नहीं है, यूनियन है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों का जितना भी इलाका है, जितना भी भूमि है हम लोगों का, उस भूमि पर पॉलिटिकली काम करने के लिए या देश के हित में काम करने के लिए उस पूरे ज़मीन को जो है ना अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, जिसको स्टेट कहा गया है। अब उसका अलग अलग कारण हो सकता है तत्काल के लिए, जैसे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन या फिर क्षेत्रीय विशेषता के आधार पे राज्यों का निर्माण, वो सब हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का देश है वो एक देश है, वो अलग अलग पार्ट में नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए या गवर्नमेंट चलाने के लिए हम लोग के देश को अलग अलग इलाका में जो है ना थोड़ा सेपरेट कर दिया गया, ताकि वहाँ से जो है ना इतने बड़े देश को चलाना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के लिए अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो अलग जो एक स्टेट होता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो जो है ना मिल करके काम करता है, इसी को कहा जाता है फेडरल व्यवस्था, ठीक है। और फेडरल व्यवस्था में होता है क्या कि दोनों मिल करके काम करेगा। ई व्यवस्था जो है ना हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है, जिसको संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था ये व्यवस्था होता है कि जिसमें एक लोअर हाउस होगा, जिसमें कि लोग डायरेक्ट चुन करके जाएगा, ठीक है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वो रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा लोगों को। दूसरा एक अपर हाउस होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, वो जो है ना स्टेट का को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब स्टेट के हित का काम करेगा, ठीक है। और एक होता है हमारा माननीय प्रधान ये राष्ट्रपति सर। वो तीन जब मिल जाता है ना आपस में, तो उस व्यवस्था तो वो पूरे सेटअप को कहा जाता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो जबकि सब इसमें चुन करके ही जा रहा है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चुने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट भी चुने जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं। और हमारे लोकसभा के भी जो भी पॉलिटिशियन है वो भी चुने जाते हैं, बाद में मिनिस्टर बनते हैं या फिर कुछ भी होता है वो अलग बात है। और राज्यसभा में चुने जाते हैं, लेकिन अलग अलग चुनने का प्रक्रिया है, ठीक है। वही चीज़ सेम होता है, ये तो पार्लियामेंट्री व्यवस्था हो गया कि एक कॉमन हाउस होगा, लोअर और अपर में बटा होगा, और एक वो लोगों को हेड करने के लिए प्रेसिडेंट होगा। ये हो गया संसदीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था में स्टेट में भी पार्लियामेंट्री व्यवस्था है ना, वही व्यवस्था जो है ना आपको स्टेट में भी लागू हो जाएगा, ठीक है। और स्टेट में ऐसा ही सेटअप रहेगा तीन करके, कि एक लोअर हाउस होगा, एक अपर हाउस होगा और एक राज्यपाल होगा। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री व्यवस्था। और जब स्टेट और सेंट्रल आपस में कोलैबोरेट करेगा, मिलेगा या एक दूसरे के साथ रिलेशन डेवलप करेगा, तो उसको कहा जाता है कि फेडरल व्यवस्था। समझ में आ गया। तो अब होता है क्या कि फेडरल इसमें चुन करके गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाने का या पूरे देश को चलाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, उस बात का डिसीजन लेने का जिम्मेवारी होता है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। और स्टेट जो कानून बनाता है, स्टेट को चलाने का जो नियम कानून बनाता है, वो बनाता है आपका विधानमंडल, मतलब कि स्टेट का सरकार बनाता है, स्टेट का लेजिस्लेचर बनाता है, जिसको विधानमंडल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक बात समझिए यहाँ पे क्या है मसला। यहाँ पे ये है कि आखिर स्टेट और इसमें क्या हो रहा है, बंट काहे रहा है ये लोग। तो बंट रहा है तो पहला तो एक तो इतना बड़ा क्षेत्र है भारत, इसके लिए बंट रहा है, ठीक है। ताकि बंट नहीं रहा है, सेपरेट हो रहा है, ताकि एक दूसरे के साथ दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर रहेगा तो फिर समस्या समझने में दिक्कत हो जाएगा, इसी के लिए दिया गया है। और वो भी काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगा। अब देखिए मसला क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7। उस शेड्यूल 7 में जो है ना 3 लिस्ट है, ठीक है। जिसमें से पहला लिस्ट बताता है समवर्ती सूची, जिसको कहते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची होता है। तो पहला वाला जो होता है ना केंद्र सूची, तो उसमें जो भी देश में जितना भी काम है, समझिए देश में जितना भी काम है ना, मान लिया 100 काम है, तो उस 100 काम में से 60 काम जो है ना वो केंद्र सूची में है, ठीक है। और पूरे देश के काम को अगर इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसमें से 60% काम जो है ना केंद्र सूची में लिखा हुआ है। कौन कौन काम है, जैसे कि नोट का हो गया, नोटबंदी जैसे आप लोग समझिएगा, तो नोट जो चलाना हुआ ना करेंसी, उसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। उसके बाद हो गया विदेश का जो भी मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और वैसा ही कर करके 60% काम समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है। और
40% जो बचा हुआ है उसमें से 30% काम है ना वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, हर स्टेट करेगा वो काम को। बिहार भी उस 30% को करेगा, ठीक उसका जेरॉक्स कॉपी करेगा। झारखंड भी उस 30% काम को करेगा और यूपी भी करेगा उसी 30% काम को, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेगा सब। उसके बाद जो 10% काम बच गया वो हर जिले का एक प्रशासनिक मतलब के सेटअप डाला गया है, पॉलिटिकली सेटअप है। तो उसमें क्या करता है, नगर निगम करता है या फिर ग्राम पंचायत करता है, ये दोनों करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से काम बटा हुआ है ना, तो इतना काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, इस तरीके का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और इस तरीके का काम जो है ना स्टेट गवर्नमेंट करेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट नाली तो नहीं बनाएगा, वही बात है, नाली बनाने का जिम्मेवारी है ना तीसरा लेयर के पास में, जिसको नगर निगम या नगर या फिर ग्राम पंचायत कहते हैं, वो लोग नाली बनाता है। लेकिन नोट बंद करने का पावर या फिर नोट में कौन सा करेंसी छपेगा या कितना वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, उसका पावर अगर नगर निगम को दे देगा तब तो भाग गया। तो इसी के लिए जो है ना कुछ जो काम का वेटेज है, उस वेटेज के हिसाब से या उसका भूमिका है या जो उसका फ्रीक्वेंसी है काम का, इंटेंशन है उसका, ठीक है, तीव्रता है, तो उसके हिसाब से जो है ना काम को बांट दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सिक्योरिटी देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का अलग काम है, जैसे कृषि देखेगा, शिक्षा देखेगा, स्वास्थ्य देखेगा, तो इस सब टाइप का जो काम हो गया वो देखेगा स्टेट गवर्नमेंट। अब उससे भी जो बचेगा वो देखेगा आपका नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत। तो ऐसे कर करके जो है ना पार्लियामेंट काम करता है, ठीक है, बटा हुआ है। अब पार्लियामेंट न्याय व्यवस्था हो गया, पार्लियामेंट हो गया। अब पार्लियामेंट में जो लोग चुन करके आता है ना वो लोग का काम करता है कि जिसका भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा रहा, ठीक है, मान लिया जाता है हम लोग का 543 के आसपास सीट है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो आप 543 आदमी वहाँ पहुँच गया और 543 आदमी जो पहुँच गया पार्लियामेंट में, जो भी जाता है ना दिल्ली में सरकार बनाता है। आप एक बार समझ लीजिए, एमएलए और एमपी का डिवीज़न आप जब तक नहीं समझिएगा ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाएगा। तो इसी के लिए इतना समझ जाइए, एमएलए एमपी का डिवीज़न करने के लिए देखिए, जो लोग समझ रहे हो तो बात ठीक है, लेकिन जो जिसको नहीं पता रहता उन लोगों के लिए ये जो वीडियो बनता है ना ऐसा, तो वो समझिए कि वो हो जाता है, मील का पत्थर हो जाता है, एकदम उसको सटीक लगता है। तो इसके लिए आप बात समझिए, पहले एमएलए एमपी का डिवीज़न समझिए। एमएलए एमपी का डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया 7 शेड्यूल के हिसाब से काम बटा हुआ है, ठीक है। तो जो हाई लेवल का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उस काम को करने के लिए जो व्यवस्था बनाया गया, पार्लियामेंट बनाया गया है, वो पार्लियामेंट को जो काम दिया गया है, ठीक है, काम पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है। जो काम बांटा गया है 7 शेड्यूल में, कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कुछ स्टेट तक। गवर्नमेंट अलग होता है, पार्लियामेंट अलग होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में बहुत लोग जा करके सब 543 आदमी गया, ठीक है, वो 543 आदमी में से जो आदमी एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा वो आदमी जो है ना एक पावर में आ जाएगा। वो पावर में नहीं मतलब कि उसके पास जो है ना ये उस 7वें जो अनुसूची है, उस 7वें अनुसूची में जो भी चीज़ विषय लिखा हुआ है उस विषय पर काम करने का जो है ना इसके ऊपर पावर आ जाएगा, जिम्मेवारी आ जाएगा। समझ में आ गया। 543 से अगर मान लिया चाहेगा तो सिंगल पार्टी का सरकार बन जाएगा, ठीक है। तो पूरा 543 से आदमी मिल करके काम करेगा, ठीक है। कोई हेड करेगा उसको, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और जो अलग अलग मंत्रालय रहेगा सो रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, काहे कि फिर दूसरा पार्टी भी जीतता है। ऐसा भी बीजेपी के साथ हुआ है कि कभी 2 सीट आ रहा था और ऐसा भी हुआ कि 300 से भी पार हो गया। अब ऐसा भी हो जाएगा कि 500 से पार हो जाएगा। तो सिंगल पार्टी मतलब कि 500 से भी ज़्यादा आदमी एक तरफ हो जाएगा, उसका कोई हेड बन जाएगा जिसको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। और वो प्रधानमंत्री उस 7वें अनुसूची में लिखे हुए सभी विषय जो कि केंद्र सूची में है, उस सभी विषय पर, जैसे करेंसी पे, इंटरनेशनल रिलेशन पे, ये सब पे जो है ना नियम और रेगुलेशन बनाने का काम करेगा। नियम और रेगुलेशन करने का काम करेगा। तो जो पार्लियामेंट में ऐसा काम करेगा, इकट्ठा चला जाएगा, या जो भी पार्लियामेंट में जाके आदमी बैठा है ना, उस 7 शेड्यूल के केंद्र सूची में काम करने के लिए जो भी चुना हुआ आदमी जा रहा है उसको कहा जाता है एमपी। बुझ में आ गया, उसको कहा जाता है एमपी। और जो 7वें अनुसूची के राज्य सूची में 7वें जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसके दूसरे क्लॉज में जिस राज्य लिस्ट है, राज्य का सूची है, उसमें जितना भी काम है, ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया या एजुकेशन हो गया, उस
तो उस काम को करने के लिए जो लोग इकट्ठा होगा राज्य में, विधानमंडल में अपने, या विधानसभा में, विधानमंडल दो रूम हो जाता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, दोनों मिलकर के विधानमंडल कहलाता है। तो कन्फ्यूज हो जाएगा, इसके लिए आप समझिए कि विधानसभा में वो स्टेट लिस्ट पे काम करने के लिए जो भी लोग चुना जाएगा उसको कहा जाएगा आपको MLA। ठीक है, तो ये बुझ में आ गया कि MLA क्या होता है और MP क्या होता है। MP होता है जो कि गवर्नमेंट वहाँ दिल्ली में जाके बैठता है, दिल्ली में जाके जो बैठता है तो इस पे काम करेगा, किस पे, एक केंद्र सूची वाले विषय पे काम करेगा। और जो अलग अलग स्टेट के विधानसभा के उसमें जाके बैठता है, असेंबली में बैठता है, तो और उसको वो काम करने का जो पावर मिलता है या जिम्मेवारी उस पर आता है, तो वो क्या कहलाता है, MLA कहलाता है। इतना समझ में आ गया। तो और ये सब चुना जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर में जो होता है इसको कहा जाता है एक्सिक्यूटिव। ये पार्लियामेंट से अलग होता है। ठीक है, पार्लियामेंट से ही निकल करके कुछ लोग जो है ये उस जिम्मेवारी को संभालते हैं, जो लिखा हुआ है काम वाला, उस काम की जिम्मेवारी को संभालते हैं पार्लियामेंट का ही कुछ लोग मिल करके। ठीक है, बाकी पार्लियामेंट का जो फीचर है, जो उसका फंक्शनिंग है, वो तो रहेगा ही, कानून बनाना, लेकिन उसी में से कुछ लोग निकल करके दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों काम किया, ये इसका भी मेंबर है और इसका भी मेंबर है। ठीक है, यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री मॉडल। ठीक है, कि वो इसका भी मेंबर रहेगा और इसका भी मेंबर रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझ जाएगा कि अगर प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसके पास में 6 महीने का समय रहता है कि आप अपने आप को इस मेंबर का भी साबित कीजिए, लेजिस्लेचर का भी साबित कीजिए, तब जाके आप एग्जीक्यूटिव में काम कर सकते हैं। अगर आप इसका मेंबर नहीं रहे तो आपको एग्जीक्यूटिव से हटा दिया जाएगा, मतलब आपको रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो समझ में आ गया, जो इसका मेंबर रहेगा वही जा करके एग्जीक्यूटिव बन सकता है। ठीक है, जबकि USA ये सब में ऐसा नहीं है, इसका मेंबर रहे ना रहे इसका बन जाता है। बहरहाल कंफ्यूज हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो ये दोनों रहता है, पार्लियामेंट से कुछ लोग निकल करके जो है सरकार बनाता है और सरकार ही काम करता है। और सरकार कुंजी मतलब कि वो 7 शेड्यूल में जो लिखा हुआ है केंद्र सूची का लिस्ट सब विषय सब, तो उसी पर काम करने का जो जिम्मेवारी लेता है उसको कहा जाता है MP, और वो लोग चुन करके आता है और वही लोग एग्जीक्यूटिव कहलाता है। जब काम करता रहेगा उस 7 शेड्यूल वाले केंद्र सूची पर, तभी वो कहलाएगा MP, मतलब कि इसमें एग्जीक्यूटिव कहलाएगा, अन्यथा वो केवल MP कहलाएगा और वो लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का ही पार्ट रहेगा। समझ में आ गया। अब देखिए मसला क्या होता है। एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला एग्जीक्यूटिव होता है जो कि चुन करके जाता है, चुन करके गया, और मतलब कि हम लोग आप लोग किसी कोई भी आदमी वोट दिया, अब वोट से कोई भी MLA अगर जीता तो स्टेट के लेजिस्लेचर में जाएगा, मतलब विधानसभा में जाएगा, और जो केंद्र के लिए सरकार बनता है जो कि 7 शेड्यूल पे काम करेगा, तो उसके लिए जो डाला जाएगा वो MP बनेगा। तो हम लोग जो उसको वोट देंगे तभी बनेगा। ठीक है, तो वो बन गया। एक तो चुन करके एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनता है, दूसरा भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है जो कि मान लिया आता है कि कोई अधिकारी बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, या कोई सचिवालय में काम कर रहा है, या कोई और भी सीनियर ब्यूरोक्रेट है, तो वो लोग भी जो है ना एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। फ़र्क बस इतना रहता है कि एक चुन करके वहाँ पे जा रहा है और एक बिना चुने हुए जा रहा है एग्ज़ाम क्रैक करके, जो कि UPSC ये सब लेता है। समझ में आ गया। तो एग्जीक्यूटिव का 2 रूप है। पहला रूप हो गया जो कि चुन करके जाएगा, दूसरा रूप हो गया जो कि एग्ज़ाम क्रैक करके जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था आपको न्याय व्यवस्था और एग्जीक्यूटिव। अब इसके अतिरिक्त बच गया है आपका न्याय व्यवस्था बता दिए, पार्लियामेंट बता दिए, और पार्लियामेंट और विधानसभा बता दिए। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे और विधानसभा जो है स्टेट लेवल पे, और ये दोनों का बता दिए कि ये न्याय व्यवस्था क्या है, पार्लियामेंट क्या है। अब पार्लियामेंट के बाद बता दिए एग्जीक्यूटिव क्या है। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिव के बाद बच गया है क्या, चौथा स्तंभ है मीडिया। तो मीडिया पे फिर हम लोग बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिर जय हिंद।